नमस्कार साथियों, विकास कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे इकोनॉमिक्स सेट 1 का क्वेश्चन, फर्स्ट ईयर का 11th क्लास का इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर सेट 1। देखिए यहाँ पे टोटल क्या है, 40 नंबर का क्वेश्चन है। टोटल प्रश्नों की संख्या 19 है। देखिए प्रश्न संख्या 1 से 7 तक जो अति लघुतरीय प्रश्न है और ये प्रत्येक 2 नंबर का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 से 14 तक ये प्रत्येक 3 नंबर का क्वेश्चन है और 15 से लेकर के 19 तक 5 अंक का निर्धारित है। तो यहाँ पे देखिए टोटल देखिए 1 से 7 तक जो क्वेश्चन है ना, तो 7 क्वेश्चन में किन्हीं 5 क्वेश्चन ही बनाना है। 8 से 14 तक है, उसमें भी 7 क्वेश्चन में 5 बनाना है और 15 से 19 जो 5 क्वेश्चन है वो किन्हीं 3 प्रश्न को ही बनाना है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्न को उत्तर देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक कारखाने में औसत मजदूरी का पता लगाने के लिए कौन सा औसत उपयुक्त होगा। इस तरह आपका टोटल क्वेश्चन दे दिया है 7, इसमें 7 में 5 बनाना है और बी सेशन में जो दिया है 8 से लेकर के 14 क्वेश्चन, इसमें भी 5 बनाना है और फिर आपका इधर दे दिया 15 से 19 जिसमें से 3 क्वेश्चन बनाना है। तो हम लोग प्रत्येक एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं, उसका आंसर के बारे में चर्चा करते हैं। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, सेशन 1 ए का। एक कारखाने में औसत मजदूरी का पता लगाने के लिए कौन सा औसत उपयुक्त होगा, मतलब कौन सा ऐसा औसत का प्रयोग करें जो सबसे अच्छा होता है। ये माध्य सबसे उपयुक्त माप होता है, ये जो आसानी से पता लगाया जा सकता है औसत निकालने में। ये तो आपको मालूम है। औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी संख्याओं को जोड़ करके और उसके संख्या से भाग दे देंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका दे दिया है माध्य विचलन का एक दोष लिखिए। देखिए तो माध्य विचलन का दोष क्या है। माध्य विचलन का प्रयोग किसी अन्य बीजगणितीय गणना में नहीं किया जा सकता है। दूसरा, माध्य विचलन की गणना में प्लस तथा माइनस चिन्हों की उपेक्षा की जाती है, मतलब प्लस धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। जब हम लोग उसका प्रैक्टिकल बनाते हैं ना, तो वहाँ पे जब dx निकालते हैं x माइनस माध्य, तो वहाँ पे अगर माइनस में संख्या या प्लस में तो हमें देखना नहीं है। तीसरा आपका दे दिया है लास्पेयर कीमत सूचकांक का सूत्र लिखिए। तो इसका देखिए फार्मूला होता है सिग्मा P1 Q0 बाय सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। अब देखिए यहाँ पे P1 और Q0 क्या है। सो देखिए P से क्या होता है, प्राइस यानी मूल्य कीमत, और Q से क्या होता है, क्वांटिटी यानी मात्रा। तो देखिए जो आधार वर्ष रहता है उसको हम लोग 0 से इंडिकेट करेंगे और चालू वर्ष को 1 से इंडिकेट करेंगे। तो P1 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे प्राइस दे दिया है क्या, चालू वर्ष का, और Q0 मतलब क्वांटिटी आधार वर्ष का। ठीक है, फिर क्या है P0 Q0 मतलब यहाँ प्राइस जो आधार वर्ष का और ये भी क्वांटिटी आधार वर्ष का जो रहेगा। देखिए टोटल इसको गुना करना है आपस में, एक दूसरे से P1 Q1 को जोड़ देना है और नीचे क्या करेंगे P0 Q0 से गुना करेंगे टोटल, और जोड़ के जो आएगा संख्या वहाँ लिख देंगे और इंटू 100 कर देंगे, बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, चिरकालिक निर्धन किसे कहा जाता है। तो आपका चिरकालिक निर्धन वह है जो हमेशा से निर्धन रहते हैं, जो सामान्यतः निर्धन है, मतलब शुरू से जिसका परंपरा चला रहा है बहुत निर्धन है और अभी भी वो निर्धन है, उसी को क्या बोलते हैं, चिरकालिक, मतलब जो लंबे समय से बहुत पहले से निर्धन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, मानव पूंजी क्या है। मानव पूंजी से प्राय किसी देश में किसी समय विशेष पर पाए जाने वाले कौशल, क्षमता, शिक्षा, ज्ञान के भंडार से। जैसे देखिए अभी क्या 2022 अभी का डेट में जितना हमारे यहाँ लोग हैं तो उसके पास कितना क्षमता है, कितना कौशल विकास है, कितना वो पढ़े लिखे हैं, वही क्या कहलाता है, मानव पूंजी। देखिए मनुष्य क्या, मनुष्य स्वयं एक पूंजी है। तो एक बेहतर पूंजी कब बन सकता है, जब वो मनुष्य को अच्छा तरह से पढ़ाया लिखाया जाए, उसका शिक्षा व्यवस्था अच्छा हो, कौशल अच्छा हो, क्षमता अच्छा हो, स्वास्थ्य स्थिति अच्छा हो, तो मानव पूंजी उतना बेहतर होगा। नेक्स्ट है ग्रामीण साख के किन्हीं 2 स्रोत के नाम लिखिए। तो देखिए ग्रामीण साख के स्रोत में
दो तरह का होता है, एक संस्थागत स्रोत होता है, एक गैर संस्थागत स्रोत होता है। ठीक है, तो संस्थागत स्रोत जो कि एक संस्था के माध्यम से दिया जाता है, जैसे व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय बैंक, भूमि विकास बैंक इत्यादि। जबकि गैर संस्थागत क्या होता है, जब लोग जमींदार से या साहूकार से लेते हैं लोन। तो यहाँ पे आप कोई दो स्रोत लिख देना है तो आप लिख दीजिएगा व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय बैंक, भूमि विकास बैंक, तीन में कोई दो लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 7, ग्रेट लीप फॉरवर्ड का क्या उद्देश्य था? तो देखिए 1958 में चीन द्वारा ग्रेट लीप फॉरवर्ड नामक अभियान शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर देश का औद्योगिकरण करना था। मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारे यहाँ क्या उद्योग धंधा लगाया जा सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों को अपने घर के पास उद्योग शुरू करने की प्रेरणा दी गई। मतलब जहां आप हैं वहीं से अपना उद्योग स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, दे दिया क्या, समांतर माध्य के गुण और दोषों को लिखिए। देखिए सेशन भी, अब ये टोटल 3-3 नंबर का क्वेश्चन है। इसका गुण क्या, समांतर माध्य का सरलता, मतलब आप इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हो। दूसरा, सभी पदों पर आधारित, तो यहाँ पे क्या करते हैं, सब जितना भी पद रहेगा सबको जोड़ेंगे तब उससे उसको भागा दिया जाता है। तीसरा, निश्चितता। चौथा, अस्थिरता। तो इसका ये हो गया गुण। दोष में क्या है, या बड़े मूल्यों का माध्य पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा, समांतर माध्य की गणना में सभी श्रेणी के सभी पदों को सम्मिलित करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बोलता माध्य विचलन से आप क्या समझते हैं? माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात करने के सूत्र को लिखिए। बोलता माध्य विचलन से हमारा आशय किसी भी माध्य से श्रेणी के पदों के लिए गए विचलनों के योग के समांतर माध्य से है। यही कारण है कि माध्य विचलन को औसत विचलन समांतर माध्य भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे माध्य से माध्य विचलन का जो फार्मूला है, तो यहाँ पे क्या दिया क्वेश्चन में, माध्यिका से माध्य विचलन। तो माध्यिका से माध्य विचलन का फार्मूला था सिग्मा dm/n। देखिए यहाँ पे टोटल जो वैल्यू दिया रहेगा, जब प्रैक्टिकल हम लोग बनाते हैं तो वहाँ मीडियन बनाते हैं, और जो x वाला संख्या रहता है उससे हम लोग घटा देते हैं, तो dm निकल जाएगा। मतलब dm बराबर क्या होता है, x माइनस मीडियन। जो मीडियन निकलेगा x वाला संख्या में घटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनात्मक और ऋणात्मक सहसंबंध को उपयुक्त प्रकृति रेखा चित्र से स्पष्ट कीजिए। देखिए यहाँ पे सहसंबंध कोरिलेशन दिया हुआ, ठीक है ना। कोरिलेशन के लिए हमें कम से कम 2 पद की आवश्यकता होती है, और वहीं से हम लोग निकालते हैं। तो मतलब कि कैसा सहसंबंध, अगर ऐसा बोला जाता है कि जब प्लस में आए तो अच्छा सहसंबंध है और माइनस में आए तो खराब सहसंबंध है। तो यहाँ पे धनात्मक सहसंबंध की क्या मतलब होता है, यदि 2 समग्र श्रेणियों में, मतलब जो 2 कोई भी समग्र श्रेणी रहे, श्रेणियों में परिवर्तन एक ही दिशा में होता है, अर्थात एक श्रेणी में वृद्धि होने पर दूसरी श्रेणी में वृद्धि होती है, अथवा एक की कमी से दूसरी श्रेणी में भी कमी होती है, तो उससे सहसंबंध को धनात्मक, मतलब अगर एक में कमी हो रहा है तो दूसरा में भी कमी, और अगर एक में वृद्धि हो रहा है तो दूसरा में भी वृद्धि, तो ऐसी को क्या बोलेंगे, धनात्मक सहसंबंध। जबकि ऋणात्मक सहसंबंध में क्या होता है, जब 2 श्रेणियों में परिवर्तन एक ही दिशा में ना होकर विपरीत दिशा में होता है, मतलब उल्टा, अर्थात एक में वृद्धि होने पर दूसरा में कमी, अथवा एक में कमी होने पर दूसरा में वृद्धि, तो उसे ऋणात्मक सहसंबंध कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए इसका फिगर आप देख लिए, परफेक्ट पोजीशन कोरिलेशन, ये प्लस का, और ये परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। यहाँ पे इस तरह फिगर भी बना दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। बोलता आधार अवधि के किन्हीं 3 वांछित गुणों को लिखिए। तो आधार अवधि के किन्हीं 3 गुण निम्नलिखित है, आप लिख भी सकते हो या नहीं भी, डायरेक्ट यहाँ पे देखिए। पहला क्या है, आधार वर्ष एक सामान्य वर्ष होना चाहिए। आप जिसको आधार मानेंगे एक सामान्य वर्ष, और उसी के आधार पे सबका कैलकुलेशन किया जाता है। दूसरा, आधार वर्ष में कीमत स्तर में असाधारण परिवर्तन ना हुए हो। तीसरा, यह वर्ष ना तो अत्यधिक पुराना होना चाहिए और ना ही अत्यधिक नया होना चाहिए। चौथा, इस वर्ष में पर्याप्त एवं विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अर्थ को स्पष्ट करना। तो देखिए, काम के बदले अनाज कार्यक्रम को 150 पिछड़े जिलों में पूरक मजदूरी रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से 14 नवंबर 2004 को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 14 नवंबर 2004 को। यह 100% केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है, जिसमें राज्यों को निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
काम के बदले अनाज कार्यक्रम को सबसे पहले 1971 के दशक, सॉरी यहाँ पे मिट गया है, थोड़ा देख कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, बता देंगे, दशक में चलाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में कोई 3 अंतर लिखिए। तो पहला दिया हुआ भौतिक पूंजी का प्राय उत्पत्ति के उत्पादित साधनों से, जिसमें मशीन, उपकरण, बिल्डिंग आदि सम्मिलित होता है, जबकि मानव पूंजी क्या होता है, यह देश में कुशल प्रशिक्षित व्यक्तियों के स्टॉक को बताती है। नेक्स्ट है भौतिक पूंजी की प्रकृति वास्तविक होती है, जबकि मानव पूंजी की प्रकृति अमूर्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तनवा परियोजना क्या है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, कृषि में तमिलनाडु महिलाओं द्वारा तनवा नामक एक परियोजना तमिलनाडु में शुरू हुआ था। ये कहाँ लागू हुआ था? तमिलनाडु से शुरू हुआ था। इस परियोजना के तहत महिलाओं को नवीनतम कृषि तकनीक में प्रशिक्षित किया, मतलब नए ढंग से कैसे कृषि किया जाए, खेती कैसे किया जाए, उस तरह लोगों को वहाँ क्या प्रशिक्षण दिया जा रहा था, मतलब ट्रेनिंग दिया जा रहा था, ताकि आप नया तरीका से कैसे खेती करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सके। नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। देखिए यहाँ पे अब क्या है ग्रुप सी का, तो ग्रुप सी में आपका टोटल 5-5 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे दिया है, कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, मतलब आपको माध्यिका निकालना। आप 10 क्लास में पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका दे दिया है, क्या दे दिया है, क्लास इंटरवल दे दिया है ना, क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये आपका फ्रीक्वेंसी 5, 6, 7, 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्लास इंटरवल हम लोग लिख दिए टोटल, ये फ्रीक्वेंसी हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका CF निकालेंगे, मतलब सेंट्रल फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। सेंट्रल फ्रीक्वेंसी निकालने का रूल होता है, पहला को पहला मतलब 5 को 5 जोड़ेंगे, फिर क्रॉस जोड़ते जाओ, 5 और 6 11, 11 7 18, 18 और 2 20, टोटल अब सबको जोड़ दीजिए। n बराबर कितना हो गया 20, तो m बराबर होता है n/2, मतलब 10, 20 को 2 से भागा दिए तो कितना हो गया 10। तो अब यहाँ पे देखिए 10 है, कहाँ मैच कर रहा है, 5 इससे छोटा है, 11 तो अब मैच करिए, मतलब बड़ा है, इससे छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ जहाँ मैच करता है जस्ट इसके सामने वाला जो संख्या है वो एफ कहलाएगा, क्या कहलाएगा एफ, और इसके जस्ट सामने वाला ये L1 कहलाता है, और इसके जस्ट ऊपर वाला को हम लोग CF मानते हैं। आप लिख दिए L1 बराबर 10, F बराबर 6, CF बराबर 5, H बराबर 10। अब देखिए मीडियन का फार्मूला था L1 प्लस n/2 माइनस CF बटा F इंटू H। अब यहाँ पे देखिए L1 का वैल्यू 10 प्लस क्या हो गया 10 माइनस 5, n/2 10, और CF कितना है 5 है, तो 10 में से 5 गया तो क्या बचेगा 5, और F का वैल्यू कितना 6 इंटू 10। तो देखिए यहाँ पे 10 बचे 50 और बटा 6 भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 8.33। आप जोड़ दीजिए 10 प्लस 8.33 मतलब 18.33 आंसर हो जाएगा आपका टोटल, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, जैविक कृषि क्या है, यह धारणीय विकास को किस प्रकार बढ़ावा देती है। देखिए जैविक कृषि का मतलब क्या होता है, जैविक खेती कृषि वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत भूमि को पोषक तत्वों की आपूर्ति तथा कीट व बीमारियों का प्रबंधन जैविक आगतों के उपयोग से होता है। जैविक कृषि एक धारणीय खेती प्रणाली है जिसमें पारिस्थितिक सिद्धांतों का अनुकरण करते हुए भूमि की उपजाऊ शक्ति को दीर्घकाल तक बनाए रखे, मतलब इस प्रकार से खेती करना ताकि भूमि को उपजाऊ शक्ति लंबे समय तक बना रह सके। देखिए जैविक कृषि में क्या करते हैं हम लोग, खाद का उपयोग इस तरह नहीं करते, जैविक खाद का उपयोग करते हैं, ठीक है, और जो हानिकारक कीटनाशक दवा वगैरह ये प्रयोग नहीं करते, वहाँ पे जैविक जो दवा आता है उसका प्रयोग करते हैं। तो उससे क्या होता है ना कि मिट्टी को उर्वरा शक्ति बना रहता है, इससे भूमि बंजर नहीं होती है और लंबे समय तक आप उसका उपयोग कर सकते हैं, भूमि को कोई दिक्कत नहीं, आप लंबे समय तक उसमें उत्पादन बनाए रख सकते हैं, यह दीर्घ काल तक बनाए रखा जाता है। इस खेती का प्रबंधन प्राकृतिक मित्र तकनीकों द्वारा किया जाता है। धारणीय विकास वह विकास है जो वर्तमान पीढ़ी के विकास के लिए भावी पीढ़ी की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता, मतलब आप अभी अपने फायदा के लिए भविष्य की पीढ़ी को प्रभावित नहीं करोगे, मतलब ऐसा काम करना है जो अभी भी फायदा और बाद में भी इसका फायदा होते रहे। संसाधनों के प्रयोग को निषेध नहीं करता है, परंतु उनके उपयोग को इस तरह प्रतिबंधित करने का लक्ष्य रखता है कि वह भविष्य पीढ़ी के लिए बचा रह सके। यह आपका क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है,
पर्यावरण के कार्यों की व्याख्या करना। क्वेश्चन है नेक्स्ट, पर्यावरण के कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो देखिए आप लिख सकते हैं पर्यावरण के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, पर्यावरण संसाधनों की पूर्ति करता है। पर्यावरण दोनों प्रकार के संसाधनों की पूर्ति करता है, चाहे वो नवीकरणीय हो या तो गैर नवीकरणीय हो, ये दोनों प्रकार के संसाधनों की पूर्ति करता है। नेक्स्ट है दूसरा, पर्यावरण जीवन धारण में सहायक है। बोलता है पर्यावरण के तत्व जैसे वायु, जल, सूर्य, भूमि आदि जीवन यापन के लिए आवश्यक तत्व है। इनके अनुपस्थिति में जीवन नहीं चल सकता। अगर जब तक ये चीज़ नहीं रहेगा भूमि पे धरती, तो कोई भी मनुष्य मतलब जीव जंतु जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं पर्यावरण जीवन धारण में सहायक है, जैसे वायु, जल, सूर्य का प्रकाश, भूमि आदि। पर्यावरण अपशिष्टों को आत्मसात, मतलब अपशिष्ट पदार्थ जो उसको खत्म करता है। ऐसा तो नहीं, अगर मान लो कि वो अपशिष्ट पदार्थ उसका निपटारा नहीं होता तो हमारे यहाँ दिन प्रतिदिन इतना कूड़ा कचरा बढ़ जाता कि हम लोग को खुद रहने का जगह नहीं रहता। तो ऐसा इसका क्रिया होता है, क्या होता है धीरे धीरे, जैसे आप जो कूड़ा कचरा फेंकते हो तो गलता है ना, वही दे दिया। उत्पादन एवं भोग क्रियाएँ अपशिष्ट उत्पन्न करती है जिनमें कचरा प्रमुख है। पर्यावरण इस कचरे को अंगीकार करता है। 4 नंबर, पर्यावरण जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। बोलता है वातावरण में नदियाँ, समुद्र, पर्वत, रेगिस्तान आदि सम्मिलित है, जहाँ मानव आनंद उठाता है, इससे जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार आता है। तो देखिए ये पर्यावरण के आपका क्या था, पर्यावरण के कार्य था। पहला, पर्यावरण संसाधनों की पूर्ति करता है। आप सिर्फ पॉइंट को याद कर लीजिए और आप इसको अपने माध्यम से लिख सकते हो। पर्यावरण संसाधनों की पूर्ति करता है। दूसरा, पर्यावरण जीवन धारण में सहायक है। तीसरा, पर्यावरण अपशिष्टों को आत्मसात करता है। चौथा, पर्यावरण जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दे दिया क्वेश्चन क्या, भारत में निर्धनता या गरीबी के कारण। तो देखिए भारत में निर्धनता या गरीबी के कारण जो है मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। पहला क्या है आपका आर्थिक कारण, पहला आर्थिक कारण, दूसरा सामाजिक कारण और तीसरा क्या है राजनीतिक कारण। मतलब तो आर्थिक कारण आप इतना ना करके भी डायरेक्ट भी लिख सकते हो पॉइंट, ठीक है। तो इसका मुख्य कारण क्या है, कृषि पर ये अत्यधिक निर्भर है। दूसरा, सीमित औद्योगिकरण, मतलब देखिए हमारे यहाँ जनसंख्या तो बढ़ रहा है लेकिन भूमि वगैरह नहीं ना बढ़ रहा है, हर तरह संसाधन तो नहीं बढ़ रहा है, तो कृषि पर लोग ज़्यादा निर्भर हो गए हैं। दूसरा, सीमित औद्योगिकरण, उद्योग धंधा को उतना ज़्यादा भी तेज़ी के साथ विकास नहीं हो पा रहा जिसके कारण लोगों को वहाँ रोजगार मिल सके, जिसके कारण लोग गरीब होते जा रहा है, निर्धन होते जा रहा है। नेक्स्ट है तीसरा, पूंजी निर्माण की नीची दर, यहाँ पे लोगों की आय कम है जिसके कारण वो अपने जीवन यापन करने भी खत्म हो जाता है, उनके पास पूंजी नहीं बन पाता जिसके कारण वो उद्योग धंधा भी नहीं खोल सकता। चौथा, आधारिक संरचना का अभाव, बोलता भारत में आर्थिक विकास के लिए आवश्यक आर्थिक संरचना का अभाव। जैसे आधारिक संरचना में जैसा आ गया यातायात, रेलवे और विद्युत, ऊर्जा, संचार, ये सब आधारिक संरचना था। तो जिस जगह का आधारिक संरचना जितना बेहतर होता है वहाँ पे डेवलप उतना अच्छा तरह से होता है। नेक्स्ट है योग्य साहसी का अभाव। आप यहाँ पे अपने माध्यम से कोई भी पॉइंट 5-6 लिख दीजिएगा, हो जाएगा। 7वां, राष्ट्रीय आय का असमान वितरण। 8वां, बेकारी तथा अर्ध बेकारी। 9वां, अस्फीतिकारी दबाव। अब यहाँ देखिए सामाजिक कारण, आप यहाँ पे इससे भी 1-2 पॉइंट लिखिएगा। तो लोग क्या करते हैं हमारे यहाँ समाज, जातिवाद, धर्मवाद, इसके कारण लोग मतलब गरीब रह जाते। बहुत से सोचते नहीं ये कास्ट का तो इससे भी ये काम नहीं कर सकता, ये काम नहीं कर सकता, जिससे वो अपना रोजगार में नहीं लगा रहता, इनकम का स्रोत घट जाता है और वो गरीब हो जाता है। भारत में जनसाधारण का भागवादी दृष्टिकोण है जो देश की आर्थिक प्रगति पर क्या करता है, प्रतिकूल प्रभाव डालता है। भारत में जाति प्रथा परिवार प्रणाली है जिसके कारण अशिक्षा या अज्ञानता बहुत बड़ी है और बाल विवाह भी एक प्रचलन है जिसके कारण जनसंख्या में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हो रहा है। जनसंख्या तो बढ़ रहा है बट हमारे यहाँ संसाधन तो नहीं बढ़ रहा ना, जिसके कारण भी लोग गरीब हो रहे हैं। और लास्ट है राजनीतिक एवं सामाजिकरण। आप देख रहे हो कि किस तरह राजनीतिक या सामाजिक है, लोग क्या करते हैं अपना जातिवाद या भ्रष्टाचार, इतना तरह का घूसखोरी है। जो लोग बड़े बड़े पोस्ट पे हैं उन लोगों से क्या हर काम के बदले घूस ले लेते हैं, लोगों को देना पड़ जाता है कि नहीं हमें काम को जल्दी कराना है। इसके कारण भी गरीब क्या होता और गरीब बन के रह गया और अमीर लोग दिन प्रतिदिन और अमीर होते चला जाता है। तो इस तरह आपका ये टोटल ख़त्म हो गया सेट नंबर 1। आप इसका
स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ज़रूरी है तो। देखिए पहला का आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक, दूसरा क्वेश्चन नंबर 8 से 10 तक, तीसरा क्वेश्चन नंबर 11 से 14, क्वेश्चन नंबर 16, 18, क्वेश्चन नंबर 19 और लास्ट आपका ये क्वेश्चन नंबर 17 का है। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। और अगर आपको सेकेंड ईयर की भी तैयारी करना है ऑनलाइन तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के मैसेज कीजिए, आपको बताया जाएगा कब से क्लास स्टार्ट होगा और उसके लिए जो भी शुल्क बहुत कम से कम शुल्क रखा जाएगा। आपको सेकेंड ईयर का पूरा इकोनॉमिक्स का तैयारी कराया जाएगा। आपको अधिक जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर है, लिख देते हैं 8969496273। आप इस पे जा कर के आप मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा और जब क्लास स्टार्ट होगा सेकेंड ईयर तो आपका टोटल हो जाएगा। धन्यवाद।